नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा सीटेट का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने पहला प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं और उसकी PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूं। तो आप नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर आप इस प्रैक्टिस सेट का जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको बता दें कि मैं 10 प्रैक्टिस सेट लगभग आपको पेपर तक करा दूंगा और उसके बाद जब हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा तब उसके बाद हम KBS का जो है वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपने आप को आजमाइएगा कि आप कितना जो है इसमें सही कर पाते हैं। बाकी चीज़ें सीटेट का एग्ज़ाम जल्द ही और एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड होने के आसार हैं। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट दूसरा। और प्रैक्टिस सेट दूसरा का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा जब भी आप साइको का प्रश्न हल करें या कोई भी पेडागॉजी के अंतर्गत, तो नहीं वाले पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। नहीं तो कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, सिर्फ सत्य पूछ लेता है, उसके बाद पढ़ता है तो प्रश्न जो है वो गलत कर देते हैं। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि विकास अंतःक्रिया का फल है। दूसरा, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें हमारा कौन सा जो है विकल्प नहीं है, विकास के बारे में गलत को संदेश दे रहा है वो। तो देखिए, अगर हम इसमें हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, विशिष्ट से नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाया जाता है, तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, निगेटिव को प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि बालकों को सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था होती है कौन सी अवस्था, जो अमूर्त की अपेक्षा मूर्त प्रत्ययों से जो है अनुभव एवं उनको ज्ञान मिलता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं। आपका सामने विकल्प है पहला 7 से 12 वर्ष, दूसरा 12 से वयस्क तक, तीसरा विकल्प है 2 से 7 वर्ष तक और चौथा है जन्म से 2 वर्ष तक। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, पहला 7 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है ना, उसमें हम मूर्त अनुभवों को जो है ज़्यादा सीखते हैं, मतलब बालक इस उम्र में मूर्त अनुभवों को ज़्यादा सीखता है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि मानव विकास किन दोनों के योगफल का परिणाम है, आपको बताना है। आपका पहला विकल्प है अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा विकल्प है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, और तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही हो जाएगा तीसरा, वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही योगफल होता है हमारा विकास। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। इसमें से कौन सा तत्व नहीं है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है सामाजिक संरचना, और दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलीकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक जो संरचना है ना, वो इनके अंतर्गत तत्व नहीं आता है, ये वाइगोस्की के अंतर्गत आता है। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन पहला है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, दूसरा विकल्प है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, और आगे हमारा विकल्प है तीसरा विकल्प है कि सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, और चौथा है अध्यापक के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। तो 5वां का हमारा जो विकल्प सही होगा वो तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा विकल्प हमारा 5वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि समस्या के
अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रीतियों के प्रति सजगता विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन दूसरा है सामान्य बालकों की, ऑप्शन तीसरा है सृजनशील बालकों की और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस बालक में ये अर्थ की जो जानने की योग्यता होती, समस्याओं को जानने की योग्यता होगी, तो सृजनात्मक बालक में। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण किस चीज का है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है श्रृंखलागत अधिगम, ऑप्शन 2 है दीपक अनुक्रिय अधिगम और तीसरा है प्रत्यय अधिगम का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस अधिगम को प्रदर्शित किया जा रहा है? तो किस अधिगम को प्रदर्शित किया जा रहा है? तो श्रृंखलागत अधिगम इसको आप कह सकते हैं। एक तरह से क्या एक श्रृंखला हो जाती है जब किसी चीज को निर्देशित किया जाता है या समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है। तो पहला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न की बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। क्या समावेशित किया जाता है जो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं? एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होता है। तो बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में कौन इसमें सम्मिलित होगा वो आपको बताना है। पहला प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा है प्रतिद्वंद्विता, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड और चौथा है परिमाण का ज्ञान। तो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन सा इसमें से आएगा वो आपको छानना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम, ये सभी आ जाएंगे। इस तरह से हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 9 है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभवों को कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखता है वो न कि प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीख रहा है, वो दूसरों के व्यवहारों से देखकर सीखता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है। तो ऑप्शन पहला है समाजीकरण अधिगम, अनुबंधन, तीसरा विकल्प है प्रायोगिक अधिगम और चौथा है आकस्मिक अधिगम। तो इसको हम कहेंगे सामाजिक अधिगम या अनुकरण भी कह सकते हैं। वो समाज के द्वारा देखकर सीख रहा है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए है भागने की प्रवृत्ति होना, दूसरा अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना और तीसरा है अवधान संबंधी बाधा और विकार और चौथा है अभिप्रेरणा का अभाव। तो ये किसमें अधिगम निर्योग्यता का लक्षण इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 में। तो देखिए अधिगम निर्योग्यता की अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो वो हो जाता है अवधान संबंधी बाधा और विकार जो होता है ना, ये अधिगम निर्योग्यता का एक लक्षण माना जाता है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? व्यक्तिगत कारक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। विकल्प आपका है संचार के साधन, ऑप्शन दूसरा समवयस्क समूह, तीसरा अध्यापक और चौथा परिपक्वता एवं आयु। और व्यक्तिगत की बात तो व्यक्तिगत सीधे आपके साथ, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के दौरान गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इससे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विधेयतात्मक प्रशिक्षण अंतरण, दूसरा निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण और तीसरा है शून्य प्रशिक्षण अंतरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हमारा विकल्प सही होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण। यानी कि उसके गेंदबाजी का कौशल अपने अंदर सीख लिया है लेकिन उसका कोई प्रभाव बल्लेबाजी पर नहीं पड़ रहा है, तो वो शून्य हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? उत्तम रूप से मानसिक स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की
ओर निर्देशन, दूसरा मानसिक विचारों का न होना, तीसरा व्यक्तित्व के विचारों से मुक्ति और चौथा इनमें से सभी। तो हमारा 13 का विकल्प जो सही होगा वो होगा मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम रूप को प्रदर्शित कर रहा है पहला विकल्प। ठीक, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ये सही हो जाएगा, हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या किया है, परंतु प्याजे ने क्या कहा भाई? प्याजे ने क्या कहा है? ऑप्शन ए है कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। दूसरा इसने कहा कि कक्षा की सहसावस्था कहा कि सहसावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बल्कि अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। तीसरा विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और चौथा इनमें से कोई नहीं कहा। तो जीन पियाजे जी है जो वो व्यक्तित्व विकास के बारे में कौन सा संदर्भ इसमें से कहा गया है? 14 प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा? तो वह तीसरा, जो कि देखिए तीसरा कारक विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। इन्होंने संज्ञानात्मक की बात की है, तो इस तरह से हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? किसके समान अर्थ में किया है अभिसारी चिंतन का, वो आपको बताना है गिलफोर्ड महोदय जी। 15 का हमारा देखिए ऑप्शन पहला है कि बुद्धि, ऑप्शन दूसरा है सृजनात्मकता, और तीसरा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता। तो अभिसारी चिंतन किससे प्रदर्शित कर रहा है? तो वो हमारे दूसरा सृजनात्मकता से। तो दूसरा हमारा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में बात हो रही है कि सत्य नहीं है। ऑप्शन पहला, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। दूसरा, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। और तीसरा, रुचियां योग्यता एवं अभिलक्षणों से संबंधित नहीं होती हैं। और चौथा है कि रुचियां व्यवहार के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रति बिंब नहीं है। तो 16 का हमारा जो विकल्प सही होगा। अब पहली चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं की बात किया है, तो जब नहीं की बात किया है तो देखिए निगेटिव मार्किंग रुचि के बारे में कौन प्रदर्शित कर रहा है? देखिए रुचियां व्यवहार के आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये प्रतिबिंब होती हैं, उसी के प्रति तो आकर्षित होती है उसकी रुचि। तो विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अब अपने 17 पर, और यह अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन पहला है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन दूसरा है कि एक व्यक्ति एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता एवं परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। तीसरा, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? वो हमारा विकल्प पहला ही प्रदर्शित कर रहा है। नापसंद और पसंदगी को प्रदर्शित करती है, प्रतिक्रिया देती है अभिवृत्ति। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन पहला नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन तीसरा अपूर्वानुमेय भूमिका है, और चौथा आकर्षक भूमिका है। तो क्या है इसमें संबंध वंशानुक्रम की व्यक्तित्व एवं बुद्धि में, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 का। तो देखिए व्यक्तित्व एवं बुद्धि में अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम का नाम मात्र की भूमिका होती है। याद रखिएगा नाम मात्र की, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19, जिस इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? जिस इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा में होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है, एक है ईदम, ऑप्शन दूसरा अहम, और ऑप्शन तीसरा परम अहम, और चौथा जो है ईद एवं अहम दोनों दे दिया है चौथा में। तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा ईदम।
इदम 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 जो होती है इच्छा, जो भंडार गृह होता है वो होता है जिसकी इच्छाएं बहुत सी होती है लेकिन उसमें पूर्ण नहीं हो पाती है। तो पहला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किस में करता है भैया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन पहला है कि हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र हमें बहुत सहायता प्रदान करता है, किस में करता है? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है ये दबाव से निपटने में हमें सहायता प्रदान करता है रक्षा तंत्र। तो पहला वाला दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? कौन सी होगी भैया? ऑप्शन ए है तदात्मीकरण, ऑप्शन दूसरा है विवेकीकरण, ऑप्शन तीसरा है अति कल्पना और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 21 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए रक्षा तंत्र जो है अति कल्पना जो है प्रदर्शित करती है, संतोषजनक होती है जो वो है अति कल्पना। तो तीसरा विकल्प हमारा 21 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि बालक प्रबोधन परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, इसमें कार्ड में क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं वो आपको बताना है। विकल्प पहला सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, दूसरा विकल्प लोगों के स्थान पर जानवरों को, तीसरा विकल्प पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और चौथा वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो किस कार्ड में प्रतिस्थापित किसको किया गया है? प्रश्न नंबर 22 कह रहा है तो वह है लोगों के स्थान पर जो है जानवरों को इसमें प्रतिस्थापित किया गया है। और मनोविज्ञान पहले जानवरों पर ही प्रयोग किया जाता है, फिर उसका प्रयोग हम मनुष्य पर करते हैं। हर सिद्धांत इसी की बात करता है। प्रश्न नंबर 23, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? किस विधि की सहायता लेंगे सृजनात्मकता के पोषण के लिए? प्रश्न नंबर 23, पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारान्वेषण, दूसरा है व्याख्यान विधि, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा है इनमें से सभी। तो 23 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारान्वेषण वाला विधि जो है वो सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक उपयुक्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं वाला बात ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। ऑप्शन पहला आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है और ऑप्शन दूसरा अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है और तीसरा आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, समान नहीं है बल्कि समानांतर है बात कर रहा है। चौथा है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। प्रश्न नंबर 24 का 24 का हमारा जो विकल्प सत्य होगा क्योंकि नहीं पूछा है तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये गलत बात है। होती है भाई, वंचना की शारीरिक आवश्यकता होती है। ये वाला विकल्प जो है 24 का हमारा सही हो जाएगा। 25 पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं कि वो एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा अपने प्राथमिक विद्यालय में, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 40 घंटे, ऑप्शन दूसरा है 45 घंटे, ऑप्शन तीसरा है 50 घंटे और ऑप्शन चौथा है 55 घंटे। तो कितने घंटे उसको निर्धारित किया गया है? तो वह 45 घंटे। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा वाला 45 घंटे वाला, दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 26, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन पहला है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, ऑप्शन दूसरा है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, ऑप्शन तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और चौथा है इनमें से सभी। तो आरटी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें एक अध्यापक को क्या दायित्व दिया गया है एक प्राथमिक विद्यालय के प्रति?
तो प्रश्न नंबर 26 का हमारा ये सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी दायित्व है। उसको नियमित समय पर उपस्थित होना है, पाठ्यक्रम को संचालित कर पूरा भी करना है और संपूर्ण पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा भी करना होता है। तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन पहला, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ऑप्शन दूसरा, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। तीसरा, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और चौथा, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, शांति शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो रही है प्रश्न नंबर 27 में। तो आप क्या करेंगे? तो जब शांति शिक्षा, तो महिलाओं के प्रति आदर एवं सम्मान के दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। पहला विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। पहला, ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना भी की जाती है। ऑप्शन दूसरा, शैक्षिक केंद्र में विषय केंद्र होने पर। और तीसरा, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा अस्थाई। ज्ञान अस्थाई है, वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है, इसी से ज्ञान का विकास होता हो और उसकी संरचना की जाती हो। इसी की बात जो है अपनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किया गया है। प्रश्न नंबर 29 है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन दूसरा है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। तीसरा है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। और चौथा है इनमें से सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 29 कह रहा है और वो है हमारा विद्यालय एवं कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होता है। नवीन ज्ञान की खोज भी हो सकता है, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान की बात हो रहा है। तो विद्यालय एवं कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का विज्ञान का विकास करना, ये भी। तो इसमें से हम देखिए ये सभी ऑप्शन मारेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का ये सीधा सा उद्देश्य होता है सभी। चौथा विकल्प हमारा 29 का सही हो जाएगा। ठीक, कुछ लोग तीसरे पर जाएंगे, लेकिन चौथा बेस्ट ऑप्शन है। मैं तीसरे पर गया, गलत समझिएगा। चौथा हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन ए खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरा सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन और तीसरा सामूहिक कार्य मूल्यांकन। चौथा इनमें से सभी। तो किसको निर्धारित किया गया है? प्रश्न नंबर 30, तो वो है इन सभी को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में परीक्षा सुधारों से संबंधित ये सभी बातें कही गई है। तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा 30 का। अब आ जाते हैं हिंदी। हिंदी जो है अपनी फर्स्ट भाषा है, दूसरी लैंग्वेज दूसरी भाषा हो जाती है। दूसरी भाषा में या तो आपको इंग्लिश लेना होता है या आप संस्कृत ले सकते हैं। आज मैं इंग्लिश को हटा दिया हूँ, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट आपको नहीं कराई जाएगी, संस्कृत की सिर्फ कराई जाएगी। प्रश्न नंबर पहला, पथ पथ्य युग्म का अर्थ है। पथ और पथ्य का युग्म है, उसका अर्थ आपको बताना है। तो पथ का मतलब होता है रास्ता। अब उसके बाद पथ्य का क्या अर्थ होगा वो आपको ढूंढना है। प्रश्न नंबर 31 का तो पहला ही विकल्प हमारा मिल जा रहा है, इससे हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का संधि विच्छेद की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा गय प्लस अक। कुछ नहीं, अगर आप हिंदी पढ़े होंगे ना तो ये इतना हार्ड प्रश्न नहीं है, एकदम सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? प्रत्यय योग से, प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो कौन से शब्द में आपको प्रत्यय लास्ट में लगा हुआ दिख रहा है वो आपके सामने ऑप्शन है, आप ढूंढिएगा। देखिए मालिन में इन प्रत्यय जो लगा है, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है उपसर्ग लगा है, यहाँ पर उपसर्ग लगा है और यहाँ पर उपसर्ग लगा है, तो ध्यान रखिएगा तीसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 34 है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है?
किस प्रकार की संज्ञा, अब यहाँ जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा, दो ही बात होगी इसमें। तो 34 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, ये जातिवाचक को प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा हमारा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन एक व्यक्ति का नाम होता है लेकिन नेपोलियन की संज्ञा उसको दिया गया है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को छांटना है, किसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है 35 का। तो देखिए आविष्कार जो है अशुद्ध शब्द है, बाकी धोखा, छत्री, श्रेष्ठ ये शुद्ध शब्द हैं। अब इस गद्यांश को पढ़कर 36 से 45 तक हमें उत्तर देना है। हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली हम आपको इसका उत्तर ही बता देते हैं। सत्य की अवधारणा होती है, 36 प्रश्न कर रहा है कि सत्य की अवधारणा होती है, कैसी होती है। तो देखिए 36 का हमारा तीसरा विकल्प सार्वभौमिक, अमूर्त और दैध्यात्मक होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37 यहाँ है अपना, बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है। ऑप्शन ए, आलोचनात्मक चेतना आ जाने से। 37 का डायरेक्टली उत्तर ही बता देते हैं, क्योंकि इसका थ्योरी वाला पार्ट से ये गद्यांश से प्रश्न दिए गए हैं। तो जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है तब। 37 का हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब 38, कहाँ तक हमें 36 से 45 तक जो है प्रश्न आपको गद्यांश से करने थे। तो 36 से 38 जो है वस्तुपरक ज्ञान होता है। वस्तुपरक ज्ञान कैसा होता है 38 का, तो वो होता है वास्तविक तथ्यों पर आधारित ज्ञान होता है। 39 प्रश्न है कि भारतीय परंपरा में मनीषी कहलाता है। मनीषी क्या कहलाता है, तो देखिए भारतीय परंपरा में अगर हम मनीषी की बात करें तो वो हम जो पुराने जमाने में विद्वान होते थे, प्रज्ञानवादी होते थे, उनको कहा जाता था। तो ज्ञानवान व्यक्ति या प्रज्ञानवान व्यक्ति आप कह सकते हैं। दूसरा विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा 39 का, प्रज्ञानवान व्यक्ति को आप कहते हैं मनीषी। प्रश्न नंबर 40, शाश्वत का विलोम क्या होगा। शाश्वत का जो विलोम होता है वो नाशवत होता है, नश्वत। ये पहला विकल्प 40 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेत्ताओं से किस प्रकार अलग होते हैं। जो बुद्धिजीवी होते हैं ना वो अन्य तत्ववेत्ताओं से किस प्रकार अलग होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है और इसका हमारा विकल्प होगा वह शाश्वत मूल्यों पर जोर देते हैं, इसीलिए वो अलग होते हैं। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है कि बुद्धि प्रज्ञा के कब रूपांतरित होती है। बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है। ऑप्शन ए है जब आलोचनात्मक चेतना का आविर्भाव होता है। ऑप्शन दूसरा है जब ज्ञान का अवलोकन प्राप्त होता है। ऑप्शन तीसरा है जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित हो जाते हैं। और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का हमारा विकल्प जो है तीसरा सही। और साइको और सुपरटेड में सीटेड में कभी भी आप पेपर देने जाएं तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसी के साथ ज़्यादातर जाइएगा। प्रश्न नंबर 43, संवाहक शब्द का अर्थ है। संवाहक शब्द का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। ऑप्शन है लाने वाला, ऑप्शन दूसरा है ले जाने वाला, ऑप्शन तीसरा है बहने वाला और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 43 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा दूसरा, ले जाने वाले को सहवाहक कहते हैं, ले जाने वाला। प्रश्न नंबर 44, चराचर का आशय क्या है। चराचर का आशय क्या है। अब इसका विच्छेद करेंगे ना तो चर और अचर होता है चराचर का। अब यहाँ चराचर का आशय पूछ रहा है। ऑप्शन पहला है चरने वाला और नहीं चरने वाला, और दूसरा है चरने वाला और नहीं चरने वाला। चरने वाला एक चलने वाला ये है। दूसरा विकल्प चलने वाला और नहीं चलने वाला है। चरने वाला है शब्द का थोड़ा बहुत बारीकी अंतर है। तीसरा सजीव और निर्जीव और चौथा है उपयुक्त सभी। तो 44 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा सजीव निर्जीव की संज्ञा इसमें दी गई। कुछ लोग चराचर में चले जाएंगे, सजीव निर्जीव, चराचर का आशय सजीव निर्जीव हो जाएगा। 45 प्रश्न, अवतरण के आधार पर प्रज्ञा का पर्याय है। पर्याय का मतलब पर्यायवाची। प्रज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा 45 प्रश्न का आपको उत्तर देना है।
तो पर्यायवाची की बात करें तो प्रज्ञा को वो समझदारी हो जाता है, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि वनवासी शब्द में समास कौन सा है। वनवासी शब्द में अगर हम समास की बात करें तो वो कौन सा समास होगा, तो वह होगा तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। वन है, मान लीजिए कि वन शब्द है, लेकिन वासी का मतलब वन में निवास करने वाला, तो अंतिम पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। तीसरा विकल्प 46 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं आगे और अगला है 47। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य का मतलब दांतों से उच्चारित होने वाले वर्ण इसमें से कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने, ये छोटे छोटे ऑप्शन है, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। 47 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो तीसरा तथा तद, ये दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। प्रश्न नंबर 48 शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। इसे 4 ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 48 का तो जो वक्त है ना वो सबसे पहले आएगा, पहला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 49 पर, और प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो है संस्कृत के ही शब्द होते हैं। अब इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 49 का, और 49 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा, वो होगा कपाट। कपाट जो है तत्सम शब्द है। दूसरा विकल्प जो 49 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 अकिंचन शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन पहला है जिसके पास कुछ न हो, जो निर्धन हो, जो कुछ न जानता हो, और उपयुक्त सभी। तो कौन सा विकल्प 50 का सही हो जाएगा, तो 50 का हमारा पहला ही विकल्प जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 निजत्व संज्ञा शब्द है। ऑप्शन पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है जातिवाचक। तो निजत्व संज्ञा शब्द है, किसको ये निजत्व संज्ञा शब्द किसके अंतर्गत आएगा, प्रश्न नंबर 51 का। तो किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं 52 प्रश्न। संयुक्त व्यंजन श्र की ध्वनि कौन सी होगी। श्र की ध्वनि कौन सी, कछ है, श्र नहीं है, कछ की ध्वनि कौन सी होगी वो आपको 52 का बताना है। तो 52 का हमारा विकल्प पहला ही मिल रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क प्लस अ प्लस मूर्धनिया स हो जाता है, और ये वाला होता श्र, ये वाला श्र, तो हम इसके साथ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 53। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो निर्भय का संधि विच्छेद हमारा ये तीसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। कुछ न ये विसर्ग जो है ना उड़ंतुआ र में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा 53 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 54 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रश्न नंबर 54 का आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द की बात करें 54 का तो वह हो जाएगा अधीन। अधीन जो है शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध ये तीनों अशुद्ध है, आगामी होता है, ये चीज को याद रखिएगा। इसका ये बड़ी का मतलब होता है दीक्षा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि केर बेर का संगम होना। केर बेर का संगम होने का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है दोनों अलग अलग, दूसरा विपरीत स्वभाव वाले का साथ साथ रहना, तीसरा भाग्य की बात, और चौथा दयावान एवं निष्ठुर का साथ। तो 55 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा दूसरा, विपरीत स्वभाव वाले लोगों का एक साथ होना, उसी को केर बेर का संगम होना कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56 निम्न में से कौन सी सकारात्मक क्रिया है। सकारात्मक क्रिया पूछ रहा है, ध्यान से उत्तर लीजिएगा। 56 का सकारात्मक क्रिया कौन सी है, तो लेना जो है वो सकारात्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। 56 का तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 57। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन नहीं है, प्रश्न नंबर 57 का, तो वह नहीं है हमारा मरीचिका। मिर्ची जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं, बाकी मनोज भी कह सकते हैं, मंथन और अंगन भी कह सकते हैं।
प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा इसमें से आपको बतानी है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 58 का कौन सा है भाववाचक संज्ञा है, तो जागरण जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। 58 का हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, भाषा संबंधी भूल को कहते हैं। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं क्या है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है और सबसे सरल प्रश्न ये है और इसका उत्तर हमारा त्रुटि हो जाएगा। जब आप किसी चीज में भूल जाते हैं तो उसको त्रुटि तो कह सकते हैं। 60 प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। इसमें से तद्भव शब्द 60 का, तो 60 का हमारा विकल्प जो सही होगा सूर जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। 60 का हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न, ये अंग्रेजी वाले सेशन को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी वाला सेक्शन मैं नहीं करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको अंग्रेजी भी वाला सेक्शन करना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आगे से अंग्रेजी को भी इंक्लूड कर दूंगा साथ ही साथ। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसी वजह से मैं अंग्रेजी वाले सेक्शन को नहीं रखता हूं। आज हम पहले वाले प्रैक्टिस सेट में अंग्रेजी को रखा था, लेकिन इस वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने अंग्रेजी को नहीं रखा। मुझे मन नहीं कर रहा था रखने के लिए, क्योंकि पिछला जो पहला प्रैक्टिस सेट कराया तो उसको वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि एक विषय कम ही कर देते हैं, संस्कृत वाला ही रखते हैं। और मैं जब भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया तो संस्कृत को ही अपना बेस बनाकर ही प्रैक्टिस सेट किया हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 61 है संस्कृत का, कि वह है कि ह वर्ण से उच्चारण स्थाने वदते। ह वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 61 का, तो देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कांठा पढ़े होंगे ना, कंठ से उच्चारित होता है। प्रश्न नंबर 62, ए स्वरस वर्णस उच्चारण स्थान भवति। ए वर्ण का उच्चारण स्थान जो है किस से किया जाता है। 65 का, किससे किया जाता है, तो कंठ तालु से किया जाता है। मूर्धा, प्रश्न नंबर 63 है कि मूर्धा उच्चारण स्थान कथ्यते। मूर्धा से कौन उच्चारित होता है वो आपको बताना है, मूर्धा से। प्रश्न नंबर 63 का, और 63 का हमारा विकल्प र वाला वर्ण जो है मूर्धा से उच्चारित होता है। प्रश्न नंबर 64 है स्वराकति। स्वराकति, स्वराकति मतलब पूछ रहा है कि स्वराकति स्वर कितने होते हैं, प्रश्न नंबर 64 का रहा है। तो 9 स्वर संस्कृत में 9 ही स्वर, ध्यान रखिएगा, मारिएगा कभी भी, 9 ही स्वर संस्कृत में होते हैं। प्रश्न नंबर 65, त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथम विभक्ति बहुवचने रूप भवति। मतलब स्त्री शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप होगा, वो आपको ध्यान से बताना है। क्या होगा प्रश्न नंबर 65 का, तो 65 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा, वो होगा त्रिस्त्री होता है, त्रिस्त्री दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 ये कह रहा है कि डैश डैश वेदा संति। डैश डैश में क्या रहना चाहिए, वेदा संति। तो 66 प्रश्न का हमारा जो विकल्प सही होगा वो चत्वारः वेदा संति होता है, तीसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 के लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनीय रूप भवति। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ये ध्यान रखिएगा, लता का आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का, वो होगा लतासु। पहला विकल्प 67 का सही हमारा हो जाएगा। पितृ 68 प्रश्न है कि पितृ शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपे वदते। षष्ठी बहुवचन में रूप बताना है, पितृ का क्या होगा। तो षष्ठी बहुवचन की अगर हम बात करें तो वो हमारा रूप हो जाता है क्या, तो डाम जो लास्ट में लगा होता है ना वही होता है। तो चौथा विकल्प हमारा 68 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 68 का हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। अस धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुषौ एक वचने रूपम अस्ति। अच्छा ये देखिए लोट लकार, लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक में बात हो रही है, और लकार में मध्यम पुरुष एक वचन की बात हो रही है। मध्यम पुरुष एक वचन में अस धातु का क्या होगा, 69 का कह रहा है। तो मध्यम पुरुष एक वचन की बात करें तो दूसरा विकल्प जो है यदि सही हो जाता है।
अब 69, यहाँ आ जाइए, यहाँ से 70। चलिए यहाँ से 70 प्रश्न। 70 प्रश्न कह रहा है कि श धातु लट लकार उत्तम पुरुष वचने रूप भवति। क्या होगा? स धातु का लट लकार यानी कि वर्तमान काल। 70 प्रश्न का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा शहे वाला विकल्प, जो है पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूप वर्धते। उत्तम पुरुष बहुवचन लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल। क्री धातु में भूतकाल में क्या चलता है? तो अ चलता है। अब यहाँ पर लंग लकार उत्तम पुरुष यानी लास्ट वाला बहुवचन आपको बताना है प्रश्न नंबर 71 का। तो हमारा जो विकल्प अकुर्वम 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 जो तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। बहुत बारीकी अंतर दिया है, ध्यान रखिएगा। 72 प्रश्न, पा धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप अस्ति। क्या होगा रूप पा धातु का? लिट लकार भविष्य काल में चलेगा और प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप उसको बताना है प्रश्न नंबर 72 का। तो 72 का क्या हो जाएगा हमारा? तो पास्यति। अब देखिए यहाँ पर पास्यन्ति यही सही हो जाएगा। अब प्रथम पुरुष बहुवचन की पूछ रहा है तो पश्यति पश्यत पश्यन्ति, ये पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 73, संस्कृत कति कार्यकरण भवति। संस्कृत कति कार्यकराणि भवति। तो कितने होते हैं भाई संस्कृत में कारक? प्रश्न नंबर 73 कह रहा है। और कितने होते हैं? तो 6 कारक होते हैं, 6 होते हैं। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। संबोधन और कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। प्रश्न नंबर 74, प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि बालकः डैश डैश बिभेति रिक्त स्थान पूरितम। बिभेति, ध्यान रखिएगा, बिभेति शब्द इसी से आपको पकड़ना है। विभेति का मतलब डर होता है, एक चीज का डर होता है, इसको हटाने दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 74 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा सर्पातः। अब देखिए बालक किससे डर रहा है? विभेति का मतलब डर होता है, तो सर्पातः सांप से डर रहा है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 75, राक्षसा डैश डैश इष्यन्ति स्म। समुचित पदेन रिक्त स्थान पूर्त है। इस रिक्त स्थान में आपको पूरा करना है प्रश्न नंबर 75 का। तो हमारा देवेभ्यम शब्द जो है इसमें भरा जाएगा। देवेभ्यम चौथा विकल्प जो है सही होगा राक्षसा। अब देखिए यहाँ अगर आपको पकड़ना है तो आप इसी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग आएगा और वो होगा राक्षसा के अनुसार। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है 76, गोविंद शीर्षा खलवाट इत्यत्र रेखांकित पदे कारक स्पष्ट। शीर्षा खलवाटत यानी शीर्षा में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। तो देखिए ये एक तरह का जो है 76 वाला प्रश्न का जो हमारा आंसर पहले आपको बता देते हैं, वो होगा अंग विकार अस्ति। मतलब वो सिर से क्या है? गंजा है। खलवाटा मतलब गंजा है। अब जब किसी अंग में विकार उत्पन्न होता है तो वो अंग विकारस्थे रूप से ही होता है। तो दूसरा हमारा विकल्प 76 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है कि शक्तिम अंतिक्रम्य इत्यत्र समस्त पद सूचित। ये किसको समस्त पद का ये विग्रह है, और ये किसका विग्रह है? तो ये जो है यथाशक्ति का विग्रह है। अब देखिए यहाँ पर यथाशक्तिमम और यथाशक्ति दो ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यथाशक्ति। अब इसको साथ न जाइएगा, ध्यान रखिएगा, चौथा विकल्प 77 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, गोसुखम इत्यत्र समासक। गोसुखम में कौन सा समास है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 78 का। तो देखिए गोसुखम में कौन सा समास है? अब गो तो है ही है, लेकिन गो से सुखम है, तो यानी कि हमारा अंतिम पद प्रधान, तो हम तीसरे विकल्प के साथ चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 79 ये कह रहा है कि त्रयाणाम लोकानाम समाहार समस्त पदे वर्तते। त्रयाणाम लोकानाम समाहार ये किसका समस्त पद? इसका समस्त पद क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 79 का। तो देखिए त्रिलोकी को हम त्रयाणाम लोकानाम समाहार, पहला वाला विकल्प जो है हमारा सम हो जाएगा। त्रिलोकी, त्रिलोक नहीं त्रिलोकी उसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 80, पितरहु इत्र विग्रह कार्य।
अब इसका विग्रह करना है आपको पितरऊ का। पितरऊ का विग्रह क्या होगा, तो पहले इसमें जो जब भी ऐसे चीज़ों को विग्रह करिए ऐसे शब्दों को, तो डायरेक्टली आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले इसमें स्त्री आती है, उसके बाद ही पुरुष आता है। अब पहले स्त्री किस में है और पुरुष किस में है, देखिए माता च पिता च, पितरऊ का ये विग्रह हो जाता है। तो अपना हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है कि बालह प्लस चलती इत्यत्र संधि करण, ये किस संधि के कारण ये जुटेगा वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 81 का हमारा जो विकल्प सही होगा बालस से चलती जो है सही हो जाएगा। अब ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, ये तो आपको पता ही होगा। विसर्ग के स्थान पर बाड़ा स आ जाता है। बाड़ा स तब आएगा जब च रहेगा विसर्ग के बाद तब, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 82 प्रेजते, प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो प्र प्लस एजते, अब इसमें कौस विकल्प को चुनना है ध्यान से। तो पहले 82 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा तीसरा विकल्प प्रेजते, प्र प्लस एजते। अब ये हमारा तीसरा प्रेजते, प्रेजते नहीं होगा, ये अय का मंत्र हो जाता है। प्रश्न नंबर 83 को अस्ति इत्यस्त क संधि, इसमें आपको 83 प्रश्न में संधि बताना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली चीज, ऐसा कभी भी बीच में ऐसे का चिन्ह बीच में मिल जाए तो वहां देखिए पूर्व रूप संधि हो जाता है। डायरेक्टली हमारा 83 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब कोई कहेंगे कि पहला कैसे पकड़ेंगे, तो ये दीर्घ रूप, इसको दीर्घ हम रूप कहते हैं, यानी डबल का ये सिंबल होता है। अब जब समान स्वर मिलती हैं तो दीर्घ रूप बनेगा ना, तो इसी के साथ हम पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 कृष्णा संधि विच्छेद करणे, कृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 84 का कृष्णा का संधि विच्छेद जो हमारा होगा वो होगा कृष्ण प्लस नह। अब यहाँ पर बारीकियां अंतर दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सिंबल ये वाला सिंबल नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 85 पर। प्रश्न नंबर 85 है कि संस्कृतम इत्यस्य क उपसर्गम, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, सबको पता है कि सम उपसर्ग है। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, अच्छा देखिए यहाँ पर संगम, तो इसमें भी समय उपसर्ग है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये म का सिंबल ऊपर वाला चीज हो जाता है। प्रश्न नंबर 86 पच प्लस कत इत्यस्य प्रयुक्त युक्त पद भवति, पच के साथ कत जुड़ेगा, प्रत्यय है कत, तो कत जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पक्क, पक्क बनेगा। हमारा 86 का विकल्प जो सही होगा वो होगा दूसरा, पक्क बन जाएगा। प्रश्न नंबर 87 उत्थान, पुत्थ्यान इत्यत्र का प्रत्यय, उत्थान में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 87 का तो कौन सा प्रत्यय है, तो वो हमारा लयप प्रत्यय, लयप का य म रह जाता है, तो य म रह जाता है, तो ये तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 डैश डैश विवादने, विवादेन, विवादेन रिक्त स्थान शुद्ध अव्यय पुरुत, यहाँ पर कौन सा, तो कौन सा विकल्प भरा जाएगा प्रश्न नंबर 88 का वो आपको बताना है। तो देखिए अलम विवादने, अलम विवादने, अलम यानी दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर अलम विवादने एक सूत्र हो जाता है, अलम विवादने, ये वाला दूसरा विकल्प जो है बारा जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 89 गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, संस्कृत अनुवाद इसको करना है। तो 89 का हमारा विकल्प जो सही होगा गुरु शिष्य प्रश्नम पृच्छति। अब देखिए शिष्यम गुरु शिष्यम पूछती, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 90 हम सबको सत्य बोलना चाहिए, संस्कृत अनुवाद करने, इसका संस्कृत अनुवाद करना है कि हम सबको सत्य बोलना चाहिए। तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा ये वयम सत्यम वदेम, दूसरा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं गणित के प्रश्नों पर, ध्यान रखिएगा। चलिए गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। और गणित का प्रश्न का पहला विकल्प, अब यहाँ देखिए गणित को हल करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी तरह हम आपको डायरेक्टली उत्तर ही बताते चलते हैं। एक व्यापारी ने 100 अंडे 75 पैसे प्रति घंटे की दर से खरीदा, उसमें से 20 अंडे चूजे निकल गए,
शेष अंडे उसने 90 पैसे प्रति घंटे की दर से बेच दिया, प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो उसके कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 91 का विकल्प हमारा जो यहाँ पर 20 अंडे तो खराबी हो जाते हैं तो हानि होगी, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको आपको हल करना है। अब हल करना है तो इसको आपको गुणा करना पड़ेगा, तभी जाकर ये हल होगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से डायरेक्टली इसको कटा दीजिए। 3 चौके 12, 3 एकम 3 और यहाँ पर 0, यहाँ पर दशमलव और इसके साथ 1 से साथ गुणा करेंगे तो वही चीज़ आपका हो जाएगा। 2 और 3, 5 अंक बाद आपका दशमलव हो जाएगा। 92 का हमारा विकल्प जो सही होगा, कौन सा विकल्प 92 का हमारा सही होगा देखते हैं। 3 2 5 1 6, ये वाला विकल्प जो है प्रश्न नंबर 92 का दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सजाया गया है, कौन सा इसमें से अवरोही क्रम में सजाया गया है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे के तरफ, ध्यान रखिएगा, बड़े से छोटे के तरफ जाया जाता है। तो ऐसे चलेगा सिंबल आपका। इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। 93 का विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा चौथा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा इसको टिपना पड़ेगा। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 एक पार्टी में 10 छात्रों ने प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपए की भेंट दी। भेंट में कुल दिए गए धन थे। एक पार्टी में 10 छात्र थे, प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपए दिए। अब जब एक दूसरे को वो 10 रुपए दिए तो कितने रुपए की भेंट दी गई थी, प्रश्न नंबर 94 का आपको बताना है। तो कितने, तो वो 900 रुपए की भेंट देते हैं। 94 का हमारा पहला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 जब दयाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/4 भाग अपनी लड़की को तथा 1/4 भाग अपनी पत्नी को दे दिया, अब उसके पास उस पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया है। काफ़ी लेंथी प्रश्न है, इसका मैं आपको डायरेक्टली उत्तर बता देता हूँ। 1/4 भाग ही उसका पास रह जाता है, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 96 6 12 18 तथा 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब देखिए, महत्तम समापवर्तक जो है इसमें से छोटी ही संख्या होगी जो चारों को विभाजित करेगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको मारना है कौन सी संख्या है जो इन चारों को विभाजित करने का कार्य करेगी। तो 96 का हमारा विकल्प तीसरा जो है सही हो जाएगा। 6 जो है सभी को विभाजित करेगी। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो नहीं, नीचे जाएंगे, नीचे भी 4 भी विभाजित करेगा और 3 भी करेगा, लेकिन ये छोटी है। और मौसम में ये प्रतिक्रिया होती है कि बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी की बात होती है। तो यही एक बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित चारों को करेगी। ये पॉइंट आप नोट बांध कर रख लीजिएगा। 97 यदि पप्पू 3 घंटे में 10 किमी की दूरी तय करता है तो वह 3 किमी चलने में कितने घंटे लेगा। 10 किमी जो है 3 घंटे में जाता है तो वह 3 किमी कितने समय में जाएगा। प्रश्न नंबर 97 का, और वो जो है कितने में जाएगा 97 का, तो वो हमारा 9/10 घंटे में पहुँचेगा। इस तरह से हमारा जो है चौथा विकल्प 97 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 98 कृष्ण ने एक टीवी 5000 में खरीदी, उसने 12,1,234 रुपये नगद दे दिए तथा शेष धन किस्त में दिया। यदि प्रत्येक किस्त वह 470.75 की हो तो उसने कितने किस्तों दी। अब उसने किसने किस्त दी, प्रत्येक किस्त इतनी किस्त हो जाएगी, इतना रुपए का किस्त। 98 प्रश्न, तो कितनी किस्त देगी, तो वो 8 किस्त देगा। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये तो गुणा करना है, अब गुणा तो आपको आता ही होगा, तो 99 का हमारा विकल्प दूसरा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 15 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ेंगे जो 15 में जो 2 से विभाजित हो जाएगी।
का इसमें से। तो ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्टली क्या करें ना, तो विकल्प के आधार पर ही बनाएं। अब 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, कट जाएगा, तो पहला ही विकल्प हमारा 100 का सही हो जाएगा। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प के आधार पर ये से प्रश्न, ये प्रतिशत का प्रश्न है, इसको भी प्रतिशत के अकॉर्डिंग ही आपको हल करना होता है। आप हल करेंगे तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और ये भी आपको दशमलव वाले रूप में प्रश्न दिए गए हैं का दशमलव रूप मतलब दशमलव में इसका मान ज्ञात करना है 102 का, और वो हमारा विकल्प जो है तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103, भिन्नात्मक संख्याएं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे जब भिन्नात्मक रूप में दिया रहे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको क्या करिए ना कि डायरेक्टली जो शेष हर है, हर को अंश में भाग दे दीजिए और उसको दशमलव में भाग लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में ही जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो डायरेक्टली भाग दीजिए, यही मेथड सबसे सरल होता है और लगाने का। इसका जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो चौथा विकल्प जो है 19/25 वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इतना है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अब दो संख्याएं हैं भाई, अब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। अब इसको जो है लगाएंगे तो मसो वाले टॉपिक में एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन आता है। जब आप मसो पढ़ेंगे ना तो ये अलग टाइप्स का पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली आंसर ही बताएंगे, क्योंकि हल करेंगे तो लंबा हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर हल हम नहीं करा सकते, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए 104 का हमारा उत्तर हो जाएगा 42 का जो है उत्तर आएगा। आगे चलते हैं और आगे हमारा 105 क्वेश्चन है, संख्या 4 4 5 6 निकटतम हजार में कितने प्रकार से लिखी जाएगी। देखिए 4456 निकटतम हजार में निम्न प्रकार से लिखी जाएगी। किस प्रकार से लिखी जाएगी, निकटतम की बात हो रही है, तो इसके निकटतम सबसे कौन सी संख्या होगी। प्रश्न नंबर 105 का तो कौन सी, तो लगभग 4000 तो निकटतम है, 5000 तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा है, तो ये 4000 वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8:40 पर बजे छूटती है। अगली रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही 6 घंटे बाद छूटती है। स्टेशन ए से अगली रेलगाड़ी से छूटने का समय क्या होगा। मतलब जो दूसरी रेलगाड़ी छूटेगी वो 6 घंटे बाद छूटेगी, तो वो कब बजे छूटेगी वहीं आपको पूछा है। कितना अच्छा चीज़ है, घंटा को जोड़ दीजिए 8 में, बस आपको पता चल जाएगा 2:40 PM हो जाएगा। इस तरह से हमारा 106 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 12 के बाद PM हो जाता है, ये पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 107, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अब 146 को हम 365 से कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दिन दे दिया है। अब दिन दे दिया है तो 165 से कन्वर्ट किया जाएगा साधारण ब्याज के सूत्र पर ही, और जब आप इसको हल करेंगे तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 107 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 108 है कि एक व्यक्ति 1/2 घंटे तक 14 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है और फिर आधे घंटे तक वह 16 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 108 का तो इसका विकल्प हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा विकल्प 29 किमी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109, एक घनाभ की ऊंचाई 2 मीटर है, उसकी चौड़ाई और लंबाई क्रमशः उसकी ऊंचाई की 2 गुनी और 3 गुनी है। ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखिएगा, घनाभ से रिलेटेड है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। अब घनाभ का आयतन यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए घनाभ के आयतन की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है। देखिए घनाभ जो है, घनाभ के आयतन की अगर हम सूत्र की बात करें तो वो हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन जब उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। डायरेक्टली मैं इतना चीज़ें आपको नहीं बता सकता इसमें। अब यहाँ देखिए आपको आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे
चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर ऊंचाई सिर्फ दिया है, ध्यान रखिएगा 2 मीटर। अब बात कर रहा है कि चौड़ैया जो है 2 गुनी, यानी कि ये 4 हो जाएगा, और जो लंबैया है 3 गुनी, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। बस इसी का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 चौको 24 दूना के 24 दूना के कितना हो जाता है 48। तो 109 का हमारा 48 ऑप्शन में कहीं दिया गया है, 109 का 48 देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। इस पर ज़्यादा समय ले लेंगे। प्रश्न नंबर 110, किसी भी आयत की लंबाई 6 सेमी है, उसका परिमाप 46 सेमी है, तो उसके आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले चीज़ परिमाप निकालिए, फिर उसके बाद भुजा जब आपको प्राप्त हो जाएगी, लंबाई दिया है, चौड़ाई आपको प्राप्त हो जाएगी, तब आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब उस तरह निकालेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 12 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 का 12 सही हो, चौथा विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111, जब 6729 को 35 द्वारा विभाजित किया जाता है तब शेष क्या होगा। कितना सरल प्रश्न है, भाग देना है बस। तो 111 का हमारा 9 जो तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112, ए, बी और सी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 72, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे तीनों कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। कुछ मत करिए, 1/72 लिख दीजिए, प्लस 1/24 और प्लस 1/36। बस इसी को आप हल कर दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। आंसर जो इसका सही होगा 112 का वो 12 ही सही हो जाएगा, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113, एक घनाभ क्वाइट की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 448 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई 18 सेमी, ऊंचाई 8 सेमी है, तो इसकी चौड़ाई सेमी में क्या होगी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 113 का, तो इसका हमारा जो विकल्प जो है पहला विकल्प 10 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 114 114, ये कह रहा है 114 प्रश्न कि 10% छूट पर एक वस्तु का 10% छूट पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4500 रुपये है। यदि छूट 27.5% हो तो बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है 114 का। तो क्या हो जाएगा, तो उसका देखिए ये 10% का 27%, तो पहली चीज इसका हमारा आंसर जो है दूसरा सही हो जाएगा। 14 का 3625 रुपये जो है बिक्री मूल्य इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं 115 प्रश्न 72, 168 और 150 का चतुर्थी समानुपात क्या होता है। चतुर्थी समानुपात इसमें पूछा गया है, क्या होगा। तो देखिए चतुर्थी समानुपात मतलब कि यहाँ पर हम x मान लेते हैं चौथा, और बाह्य राशियों का गुणनफल मध्य राशियों का गुणनफल पर आप हल करेंगे, आंसर आपका चला आएगा। कुछ मत करिएगा, 72 को नीचे रख दीजिएगा, 168 गुणे 150 बाता 72 और 72 से इसमें भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर जो है 115 का चला आएगा। 115 का हमारा आंसर जो होगा वो होगा 350, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है कि 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 6 से भाज्य। इनके बीच भी संख्या होनी चाहिए और वो 6 से कट जानी चाहिए वो संख्या, तभी वो मानी जाएगी। उन्हीं का औसत आपको ज्ञात करना है 116 का, और इसका हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा वो होगा चौथा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 117, एक व्यापारी के पास 960 किग्रा चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर और शेष 8% लाभ पर बेच दिया ताकि वह कुल 12% मुनाफा कमा सके। उसने 8% लाभ पर कितना चावल किग्रा बेचा, वही आपको बताना है। प्रश्न नंबर 117 का ये प्रश्न थोड़ा लेंथी है, इसीलिए इसका उत्तर हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 118, यदि x का 40% y है तो 40 का y% x का डैश डैश के बराबर होगा। तो 118 का हमारा जो उत्तर होगा 16% के बराबर होगा, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119, रुकने के स्थानों को छोड़कर बस की गति 72 किलोमीटर
प्रति घंटा है और रुकने के स्थानों सहित वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रत्येक घंटे में कितनी मिनट प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 119 का। तो ये जो है कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 10 मिनट के लिए वो रुक रही है। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120, 2 वर्षों में समान दर पर अर्जित हो सकने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्रमशः दिया गया है 1500 रुपये और 1575 रुपये जो है तो दिया गया है। तो ब्याज की प्रति वार्षिक दर कितनी होगी वो आपको बताना है। कितनी होगी, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी। दूसरा विकल्प जो है हमारा 120 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और ईबीएस वाले प्रश्न पर अब हम आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 121 है कि पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजक कड़ी है। कौन है इसमें अजैविक और जैविक घटकों के मध्य की योजक कड़ी कौन है? ऑप्शन पहला स्थानीय अवस्था, ऑप्शन दूसरा है खाद्य जाल, तीसरा है जैव संरचना और चौथा है पोष रीति। तो कौन है, तो वो है हमारा जैव संरचना हो जाता है। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122, एक पारितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? एक पारितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं, तो वो होते हैं कौन कौन से, जैवीय और अजैवीय घटक होते हैं। ठीक है ना, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123, प्राकृतिक में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर क्या होगा वो आपको बताना है। चलिए विकल्प आपको हम दिखा रहे हैं। मोर क्या होगा, पहला ऑप्शन है कि प्राथमिक उपभोक्ता होगा, या दूसरा है प्राथमिक अपघटक होगा, तीसरा है पादपों का अंतिम अपघटक होगा और चौथा है खाद्य स्फूर्त का शीर्ष स्थान होगा। तो प्रश्न नंबर 123 का जो हमारा विकल्प होगा वो चौथा, क्योंकि लास्ट स्थान उसी का आ जाता है तो शीर्ष स्थान आप उसको कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 124 है कि मित पोषणी झील का उदाहरण है। मित पोषणी झील का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन कश्मीर की डच झील, दूसरा उड़ीसा की चिल्का झील, तीसरा राजस्थान की सांबर झील और चौथा दक्षिण भारत की ऊटी झील। कौन सा झील है मित पोषणी झील? कौन सा है भाई 124 का? तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? राजस्थान का सांबर झील जो है मित पोषणी झील कहा जाता है। प्रश्न नंबर 115, वन महोत्सव सप्ताह कब से मनाया जाता है, कब तक? ऑप्शन पहला 1 जून से 7 जून, ऑप्शन दूसरा 1 मई से 7 मई, ऑप्शन तीसरा 1 जुलाई से 7 जुलाई, ऑप्शन चौथा 1 अगस्त से 7 अगस्त। अब देखिए 1 से 7 तक है, लेकिन कौन सा महीना में है वन महोत्सव वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 125 का, तो वो हमारा विकल्प 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच होता है। लेकिन एक चीज, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव महोत्सव मनाया जाता है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126, लानोज एवं कैम्पोज खास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? पहला शीतोष्ण बायोम के अंतर्गत, दूसरा उष्ण कटिबंधीय बायोम के अंतर्गत, तीसरा टुंड्रा बायोम के अंतर्गत और चौथा टैगा बायोम के अंतर्गत। तो प्रश्न नंबर 126 का हमारा जो उत्तर होगा ये लानोज और कैम्पोज, तो ये तो ब्राजील में पाया जाता है। ये जो है वेनेजुएला जैसे देश हैं, अमेजन की घाटी के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वाले क्षेत्र पर जाएंगे। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मतलब ये विषुवत रेखा जो होती है ना, उसके 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र में ये घास के मैदान मिल जाते हैं। 127 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में पहला साल केरल, दूसरा सागवान मध्य प्रदेश, तीसरा चिनार जम्मू कश्मीर और चौथा चंदन कर्नाटक। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। 127 का हमारा विकल्प जो है पहला ही हो जाएगा। साल जो है केरल में नहीं पाया जाता, बाकी सागवान मध्य प्रदेश में, चिनार जम्मू कश्मीर में, चंदन की लकड़ियां जो है कर्नाटक में पाई जाती हैं।
प्रश्न नंबर 128 है कि वनस्पति प्रधान परिस्थिति तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है प्रश्न नंबर 128 का? तो वो हमारी संज्ञा प्रदान की जाती है फार्मेंशन वाली संज्ञा जो है वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र की संज्ञा में फार्मेंशन प्रदान किया जाता है। दूसरा विकल्प 128 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? किस बायोम में भाई प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? प्रश्न नंबर 129 का। तो ये हम अगर बात करें तो विषुवतीय वन बायोम जो होता है ना, उसकी क्षेत्र में जो घास वाले क्षेत्र जैसे पेड़ वोड़ों सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमारा तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है वन प्रबंधन की बात हो रही ना, तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है दूसरा वाला विकल्प 130 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है कि महागनी, रोजवुड, वुडनस किस बायोम के वृक्ष हैं? तो किस बायोम के वृक्ष हैं वो आपको बताना है। काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ हैं ये, रोजवुड, आवनुस और महागनी। तो किस बायोम के क्षेत्र में आते हैं? प्रश्न नंबर 131। तो ये जो है ना विषुवतीय जो क्षेत्र होता है, जैसे आप सागरी ये नहीं हो सकता, विषुवतीय वन बायोम जो होता है उस क्षेत्र में आ जाते हैं। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132, कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की गई है? जो कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय जो करते हैं उन लोगों को कौन से नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 132 का। तो उसको हम लंबर जैक के नाम से जानते हैं उन लोगों को। बाकी एस्किमो जो है ये बर्फ़ के घर में रहते हैं, युगली वाले घर में। वो मसाई जो है केन्या, तंजानिया, युगांडा वाले क्षेत्र में रहते हैं। लेप्जा जनजाति मुझे नहीं पता है। बाकी इसका पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपस्थित होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होते हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? जब देखिए यहाँ पर वनस्पतियाँ की पर्वतीय ऊंचाई जो है वनस्पति जो होती है वो 3000 होती है, लेकिन इधर जो पूर्वी साइड की बात करें तो इनकी ऊंचाई 4000 हो जाती है, 4000 मीटर की। तो इसका कारण क्या है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 133 का। तो देखिए पहला ऑप्शन पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना, और ऑप्शन कहाँ है? इधर है। और दूसरा ऑप्शन पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। ये बेस्ट चीज़ है क्योंकि पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए हमारा जो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएंगे? 134 आपको बताना है। तो देखिए उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएंगे? शाकाहारी, परजीवी, मृत्युपजीवी या सभी? कौन आएंगे? परजीवी, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं वही उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अरे खाने का कार्य दूसरों का वही नहीं करते हैं, परजीवी ही। तो दूसरा विकल्प 134 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 क्या कह रहा है कि एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछली, कछुए, मेढक होते हैं। क्या होते हैं ये? जो बड़ी मछलियाँ होती है, छोटी मछलियाँ खाती हैं, कछुआ भी खाता है, मेढक भी खाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये तो प्राथमिक श्रेणी के क्या हो जाएंगे? ये जो है 135 का हमारा विकल्प कौन सा? प्राथमिक श्रेणी में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि प्राथमिक श्रेणी और द्वितीयक श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि मांसल थोड़ा बहुत खाते हैं तो द्वितीयक श्रेणी में आ जाएंगे। चौथा विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 प्रश्न नंबर 136 कह रहा है कि जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? अच्छा, ये जैव मंडल कितने क्षेत्र में, मतलब कितने किमी में ये विस्तृत होते हैं वो आपको बताना है। 136 का 22 से 23 किमी वाले क्षेत्र में ये जो है विकसित होते हैं, मतलब इनका क्षेत्र जो है मिला होता है। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137, विश्व की सभी भौगोलिक पारितंत्र के संगठन को कहते हैं।
सभी भौगोलिक पारितंत्र के संगठन को क्या कहते हैं, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 137 का। तो देखो 137 का जो विकल्प हमारा सही होगा पहला जैव मंडल। जैव मंडल में वायुमंडल, आयन मंडल सब ये आ जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 घरों में साज सज्जता की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? साज सज्जता की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को हम क्या कहते हैं? 138 प्रश्न अच्छा है प्रश्न। इसको हम एक्वेरियम कहा जाता है, एक्वेरियम। दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। कृत्रिम पारितंत्र को एक्वेरियम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 139 जैतून की फसल है। ऑप्शन पहला उष्ण जलवायु की, दूसरा शीतोष्ण जलवायु की, तीसरा भूमध्य सागरीय जलवायु की और चौथा टैगा जलवायु की। तो प्रश्न नंबर 39 का जो हमारा विकल्प सही होगा 139 का, वो भूमध्य सागरीय जलवायु का जैतून की फसल होती है। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है कि किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? 140 प्रश्न कर रहा है। पहला है बायोम विशेष की वनस्पति संरचना पर, दूसरा सकल बायोम पर, बायोमास पर, और तीसरा जातियों के संगठन पर, और चौथा वनस्पति की संरचना सकल बायोम एवं जातियों के संगठन पर। तो 140 का जो हमारा विकल्प जो पहला कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा ही, वनस्पति की संरचना सकल बायोम जातियों की संगठन पर ही निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 141 है कि किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? किस बायोम में हुआ है? पहला है कि सवाना बायोम में, दूसरा टुंड्रा बायोम में, तीसरा रूम सागरी बायोम में, चौथा शीतोष्ण घास प्रेरी बायोम में। तो प्रश्न नंबर 141 का हमारा विकल्प जो है सवाना बायोम में जो है चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 142 कुंजवन कहाँ वितरित है? कुंजवन कहाँ वितरित है वो आप बताना है 142 का। तो कहाँ ये वितरित है कुंजवन? तो उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में जो है ये वितरित है। तीसरा विकल्प जो है हमारा 142 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ तथा मुजफ्फरपुर नगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये क्षेत्र जो है किसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 143 का। और 143 का ऑप्शन है कि उष्णकटिबंधीय सवाना पहला, दूसरा ऑप्शन है कि घास के मैदान, तीसरा रूपांतरित सवाना, चौथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कुंजवन। तो किसका ये रूपांतरित है प्रश्न नंबर 143 का? वो हमारा विकल्प तीसरा रूपांतरित सवाना का ये एक रूप है। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 कह रहा है कि क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ऑप्शन है शीतोष्ण वनों में पतझड़ के मौसम में, दूसरा शीतोष्ण वनों में वसंत के दिनों में, तीसरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, चौथा चपरल की झाड़ियों में। तो प्रश्न नंबर 144 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये जो है क्राउन साइनेस देखने को मिलता है, ये दृश्य जो है देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 145 है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था? किसने परिभाषित किया था मानव पारिस्थितिकी के रूप में? ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है पैट्रिक गिडिस ने, दूसरा ऑप्शन है हैरोल्ड मैकिंडर ने, और तीसरा है हार्लान वेरोज ने, और चौथा है ए हर्बर्टसन ने। तो किसने परिभाषित किया था? तो वो है हार्लान वेरोज ने। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया जाता है? किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है प्रश्न नंबर 146 का? तो किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ये है कि अजैविक, दूसरा जैविक, तीसरा ऊर्जा और चौथा स्थानिक। तो किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है प्रश्न नंबर 146 का? तो जो स्थानिक है उसको नहीं सम्मिलित किया जाता, जैविक, अजैविक और ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 147 की सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा है भैया? सबसे अस्थाई, और सबसे अस्थाई की बात करेगा तो चौथा विकल्प, और सबसे बड़ा का भी बात करेगा तो यही विकल्प हमारा सही होता। चौथा समुद्र जो है
अस्थायी पारितंत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 148, घट पानी में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? प्रश्न नंबर 148 का तो जो है वो पत्ता, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन रासायनिक चक्र, दूसरा जैविक भू रासायनिक चक्र, तीसरा भू वैज्ञानिक चक्र, चौथा भू रासायनिक चक्र। किसे कहा जाता है भैया इसको? प्रश्न नंबर 149 का तो हम उसको कहेंगे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, अफ्रीका के जारे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? कौन सी जनजाति है भैया जो पेड़ों के ऊपर घर बनाती है? अफ्रीका में है, बेसिन के क्षेत्र में, जायरे नदी उसके क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। तो कौन से? प्रश्न नंबर 150 का पिग्मी जो जनजाति है ना, वो जनजाति जो है पेड़ों के ऊपर घर बनाने के लिए जानी जाती है, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारा सीटेट प्रैक्टिस सेट दूसरा। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे फीडबैक को ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।